आज हम पढ़ने वाले हैं सीरियन के बारे में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आई होप आप सबने इसके बारे में एटलीस्ट सुन रखा होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आज हम इसको बेसिक से कवर करने वाले हैं एडवांस लेवल तक, बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से। कई लोग जिनको सीरियन के बारे में पता होता है वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस टाइप के डेटा को कैच करना है और किस टाइप के डेटा को कैच नहीं करना है। तो जो बेसिक सी डेफिनेशन हर एक बच्चे ने सुन रखी है कि स्टैटिक डेटा को कैच कर लीजिए और जो डायनेमिक डेटा है उसको कैच मत करिए। तो इसमें क्या सच्चाई है, हमें कहां कंफ्यूजन होता है, आज ए टू जेड सब कुछ कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो मेरा सर्वर है ये स्ट्राइक की वेबसाइट है जिसका सर्वर प्रेजेंट है कहां पे, मुंबई के अंदर प्रेजेंट है और मैं हूं दिल्ली के अंदर। तो अगर जब भी मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा तो मुझे इसको रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी और ये मुझे रिस्पॉन्स लाके देगा, जिससे कि मेरे अपने ब्राउजर के अंदर हमारी स्ट्राइक की वेबसाइट खुल जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, वैसे ही मान लो कोई दूसरा बंदा है वो यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, उसको भी स्ट्राइक की वेबसाइट को विजिट करना है। उसका सर्वर कहां है, प्रेजेंट है मुंबई में। तो रिक्वेस्ट मारेगा यहां पे और इसको रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसे करके। अब आप बताइए फास्ट रिस्पॉन्स किसको मिलेगा, जो दिल्ली में प्रेजेंट है या जो यूएसए के अंदर प्रेजेंट है? ये दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए? नहीं दोस्त, यहां पे आपका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप ये देखो कि यूएसए से मान लो मेरे मुंबई की लोकेशन राउंड ट्रिप का यहां से आना यहां से जाना 14,000 किलोमीटर है, और मान लो दिल्ली से मेरा मुंबई, मुंबई से दिल्ली वापस आने का 1400 किलोमीटर है। तो जो आपका डेटा ट्रैवल करता है पहले वो भी किसी स्पीड में ट्रैवल करता है। सबसे तेज कौन ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और मेरा डेटा किस स्पीड से भागता है? स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई जाता नहीं है। तो भैया ये अप्रॉक्स 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो यहां पे जो यूजर होगा उसको लगभग 70 मिली सेकंड के बाद आंसर मिलेगा, और यहां पे जो यूजर होगा उसको 7 मिली सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे इसको क्या दिख रहा है? एक डिले दिख रहा है। अब 70 मिली सेकंड तो फिर भी आपको बहुत कम लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में बीच में बहुत सारे राउटर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है। तो अप्रॉक्स यहां पे 200 मिली सेकंड लग सकते हैं, और यहां पे अगर मैं मानू भी तो 30 मिली सेकंड अप्रॉक्स आपके लगेंगे इस तरीके से। अब आप बोलोगे भैया 200 मिली सेकंड से क्या ही फर्क पड़ता है? मैंने भी यही सोचा यार, अगर इतना डिले हो भी रहा है कि अगर कोई यूजर है उसको 30 मिली सेकंड में डेटा दिख रहा है, इसको 200 मिली सेकंड में दिख रहा है, यार 1 सेकंड से कम ही तो दिख रहा है, सब चंगा सी है। नहीं दोस्त, जब ये रिक्वेस्ट मारता है तो प्रोसेस क्या होती है? मान लो ये मेरी स्टैक की वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने रिक्वेस्ट मारी तो सबसे पहले यार इसको एक एचटीएमएल का पेज लाके दिया जाता है इस तरीके से। कौन सा? एचटीएमएल। सारा एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं, सबसे पहले एचटीएमएल। एचटीएमएल पेज इसको मिला तो एचटीएमएल पेज कुछ आपका इस तरीके से आपको दिखता है। वहां पे लिखा रहता है कि यार मुझे इस एचटीएमएल के अंदर क्या क्या चाहिए, मुझे अपनी एक सीएसएस फाइल चाहिए और एक मुझे ये वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए। ओके, यहाँ पे मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, मल्टीपल स्टाइल शीट भी प्रेजेंट हो सकती हैं। फिर वो उनके लिए भी रिक्वेस्ट मारेगा कि यार मुझे ये भी ला के दीजिए, मुझे सीएसएस फाइल ला के दीजिए। फिर रिक्वेस्ट गई, फिर वो आपके पास सीएसएस आया, फिर उसने जावास्क्रिप्ट भी आपके पास आया। तो इसमें लगभग आपको डिले दिख सकता है। अब दिखाना डिले, हाँ। तो यहां पे हम क्या चाहते हैं कि यार इस यूएसए वाला जो इंसान है इसको भी मेरी वेबसाइट फटाफट से सर्व हो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप सोचोगे भैया मैं एक काम करता हूं, एक सर्वर मैं अपनी कंपनी का यूएसए में भी रख देता हूं, तो ये सीधा रिक्वेस्ट इसी वाले पे मारेगा और यहीं से ये मुझे रिस्पॉन्स लाके दे देगा। अब मैं सबसे बड़ी दिक्कत ही आएगी यार, जो सबसे मेजर दिक्कत ही है वो है कॉस्टिंग की। ओके, क्योंकि मुझे हर एक रीजन में, यूएसए में, फिर मुझे मान लो यूरोप में, हर जगह खुद के सर्वर को सेटअप करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए बहुत ही कॉस्टली होगा। ओके, और मैं चाहता हूं कि यूजर को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो। आप इंडिया को देख लो कि अगर मैं इंडिया के अंदर भी हर एक स्टेट के अंदर फटाफट से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूं कि कम से कम डिले में, तो इंडिया के अंदर मुझे कम से कम 10-15 सर्वर और लगाने पड़ेंगे, और जिससे में क्या होगा, मेरी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो क्यों ना मैं किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले लूं जिन्होंने अपना ऑलरेडी ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे सर्वर अक्रॉस द ग्लोब बना के रख रखे हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन। और ये सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करता है? एडब्ल्यूएस का फ्रंट आपको ये प्रोवाइड करता है, क्लाउडफ्लेयर आपको, अकामाई का आपने नाम सुना होगा। ये सब कुछ ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिनको हम सीडीएन सर्विसेज बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये आपके सर्वर हैं जो आपके डेटा को कैच करके रखते हैं। अब ये कैसे हैं, ये कैसे काम करता है, मैं आपको पहले समझाता हूं। तो मान लो ये यूएसए वाला जो बंदा है, ओके, इसको मान लो मेरी वेबसाइट को विजिट करना है, किसको? strike.in को। तो ये डायरेक्ट मेरे को रिक्वेस्ट नहीं मारेगा, पहले ये इस सीडीएन, अगर मैं इसको सीडीएन सर्वर बोल दूं, ये पहले इसको रिक्वेस्ट मारेगा। अगर इसके पास डेटा नहीं हुआ, इनिशियली इसके पास कोई डेटा नहीं है, ओके, इसको स्ट्राइक की वेबसाइट विजिट करनी है, इसके बाद स्ट्राइक का कुछ भी डेटा नहीं है, तो ये सीडीएन सर्वर पहले रिक्वेस्ट मारेगा आपके ओरिजिनल सर्वर को, वहां से ये आपके लिए एचटीएमएल की फाइल लाके देगा।
फिर रिस्पॉन्स में वो आपको फाइनली आपकी HTML CSS जो भी आपको फाइल चाहिए थी वो आपको यहां पे मिल जाएंगी। ओके दोस्त, इस तरीके से कि आपने रिक्वेस्ट मारी, आपको रिस्पॉन्स में ये मिल गया। इसने क्या किया, जब इसने आपको रिक्वेस्ट करके दिया, इसने उस डेटा को कैच करके रख लिया, मतलब अपने पास रख लिया। तो अगर इसी रीजन में कोई और अगर मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है, ओके, तो पहले वो यूएसए वाला बंदा इसको मारेगा। इस बार उसके पास वो वेबसाइट प्रेजेंट है, स्ट्राइक इनका HTML फाइल प्रेजेंट है, अब वो इसको डायरेक्टली दे देगा। तो पहली बार में इसको क्या हुआ था, कैच मिस हुआ था, तो इसको ओरिजिनल सर्वर के पास जाना पड़ा। लेकिन सेकंड टाइम अगर कोई और यूजर उसी सेम वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है तो वो इसके पास गया, उसके पास वो प्रेजेंट था क्योंकि उसने वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। मान लीजिए आपके सर्वर के अंदर कोई वीडियो प्रेजेंट है, तो फर्स्ट टाइम मान लो रोहित ने ये कोई वीडियो देखना चाहता है, मान लो कोई वीडियो है मेरे पास, ये वीडियो के लिए मैंने रिक्वेस्ट मारा, तो भैया ये यहाँ पे गई, इसके पास थी नहीं, तो ये ओरिजिनल सर्वर के पास गया, ये वहां से डेटा को उठा के लाया, इसने इस वीडियो को अपने पास भी रख लिया और इसको भी दे दिया। उसके बाद इसी रीजन में किसी और बंदे को उस सेम वीडियो को देखना था, ये रिक्वेस्ट मारेगा, इस बार इसके पास वो वीडियो प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली इसको सर्व कर देगा। तो इसने क्या करा है, इस डेटा को इसने कैच करके रख लिया है ताकि मैं उस डेटा को और यूजर को भी सर्व करा पाऊं। और ये जो है इसी को मैं सीडीएन सर्वर कहता हूं, जो आपके डेटा को कैच करके रखता है। अब ये जो सीडीएन सर्वर है ऑल ओवर द इंटरनेट कितने हैं, ये हर एक रीजन में आपके प्रेजेंट होते हैं। मान लो इनके 300-400 सर्वर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट मारोगे, आप अपने नियरेस्ट जो सीडीएन सर्वर होगा उसको आप रिक्वेस्ट मारते हो, वो रिक्वेस्ट अगर उस सर्वर पे जाती है, अगर उसके पास वो डेटा प्रेजेंट होता है तो वो आपको दे देता है, अगर नहीं होता है तब वो ओरिजिनल सर्वर पे जाता है, उस डेटा को लेके आता है, अपने अंदर स्टोर करता है और आपको सर्व कर देता है। तो अगर उसी रीजन के अंदर अगर कोई और भी रिक्वेस्ट मारता है तो भैया उस सीडीएन उसको डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट सर्व कर सकता है, उसको बार बार यहां पे strike.in के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे मेरी strike.in की वेबसाइट है और मेरे पास बहुत सारे सीडीएन सर्वर प्रेजेंट है। अब सवाल है कि ये सीडीएन सर्वर किस टाइप की डेटा को कैच करके रखते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इसकी मैं आपको बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं। मान लो strike.in को 1 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं सीडीएन सर्वर के अंदर सिर्फ उसी डेटा को स्टोर करूंगा जो कि इन 1 मिलियन यूजर के लिए सेम होगा। जो डेटा इन सब के लिए लगभग सेम होने वाला, मैं उसी डेटा को कैच कराऊंगा। मतलब भैया मान लो अगर आपको strike.in वेबसाइट पे लेके जाऊं, आप मुझे बताइए अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं आपको भी यही लोगो दिखेगा, आपको होम, कोर्स, प्रैक्टिस, आर्टिकल, कॉन्टेक्ट ये सारे बटन सेम दिखेंगे, ये कलर बैकग्राउंड सेम दिखेगा, ये भी आपको सेम दिखेगा, ये कार्ड भी आपको सेम ही दिखने वाला है। तो जो डेटा मैक्सिमम यूजर के लिए सेम होगा उसको मैं कैच करके रखूंगा। ओके, किसी डेटा को मैं कैच करके रखूंगा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा हर यूजर के लिए अलग होगा। जैसे कि मैं प्रोफाइल सेक्शन की बात करूं, यहां पे लिखा है आदित्य तोमर, आपके लिए आपका नाम मोहन हो सकता है, किसी का नाम प्रिया हो सकता है। तो ये डेटा है मेरा कैसा डेटा, डायनेमिक डेटा, ये हर एक यूजर के लिए चेंज होने वाला है। तो इस डेटा को मैं सीडीएन के अंदर कभी भी स्टोर करके नहीं रखता। किसको रखता हूं, आपको सिंपल एग्जांपल लेना 1 मिलियन का, उन 1 मिलियन यूजर के लिए कौन सा डेटा ऐसा है जो सबके लिए सेम होने वाला है। तो ये सब कुछ डेटा तो सेम होगा लेकिन ये वाला डेटा सेम नहीं होगा, तो इसको मैं कैच करके नहीं रखूंगा, स्टोर करके नहीं रखूंगा। इस डेटा को अगर मुझे चाहिए तो हमेशा मुझे ओरिजिनल सर्वर के पास ही जाना पड़ेगा और वहां से उस डेटा को उठा के लाना पड़ेगा। अगर मैं और बताऊं, जैसे यहां पे अगर मैंने इसको खोला तो आप बताइए ये वाला डेटा क्या है, क्या ये स्टैटिक डेटा है या डायनेमिक डेटा है। ये डेटा बार बार आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, ये मेरे लिए मेरा पर्सनल डेटा है, तो इसको भी मैं कैच करके अपने सीडीएन सर्वर के अंदर नहीं रखता हूं। कितनी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, ये भी मेरा पर्सनल है, आपके लिए अलग प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो वो आपका अलग डेटा होगा, तो उसको भी मैं सीडीएन के अंदर स्टोर करके नहीं रखता। ऐसे ही अगर मैं आपको लाऊं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में और इस प्रॉब्लम को खोलूं, यहां पे कुछ मैंने कोड लिखा हुआ है, ये जो कोड है ये मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा खुद का कोड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक डायनेमिक। तो जहां पे भी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, यूजर का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसको मैं कभी कैच नहीं करूंगा। लेकिन जो जनरल डेटा है, जैसे ये प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, इस डेटा को कैच कर सकता है क्योंकि हजारों यूजर के लिए ये सेम ही प्रॉब्लम होने वाली है। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम सीडीएन के अंदर काहे स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्या वो कर नहीं सकता, क्या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्त वो कर सकता है, पर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया यहां पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है। एक, यार आपने ट्रस्ट किया strike.in के ऊपर कि भैया मैंने आपको अपनी पर्सनल डिटेल दी है, मैं आपकी पर्सनल डिटेल इन सीडीएन सर्वर के अंदर भी रख दे रहा हूं, और अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपकी सारा डेटा लीक हो सकता है जो आपकी पर्सनल डिटेल है। ये वन ऑफ द रीजन है, बाकी क्या रीजन है आप बताइए, आप सोचिए। मान लो अगर किसी यूजर ने, जैसे मान लो ये यूजर है, इस टाइम ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेंज किया है, तो भैया strike.in के सर्वर को, सारे सर्वर को बताना पड़ेगा कि मैंने इस यूजर की इंफॉर्मेशन को चेंज करा है, अगर मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी चेंज करने लग गया तो।
तो हम क्या करते हैं, जो कि डायनेमिक डेटा होता है, जो बार बार चेंज हो रहा है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव डेटा है, जो हर एक यूजर के लिए अलग है, उस डेटा को मैं सीडीएन के अंदर स्टोर नहीं करूंगा, कैश नहीं करूंगा। जो स्टैटिक डेटा होगा, जो सबके लिए लगभग सेम होने वाला, उसको मैं करूंगा। जैसे कि आपकी सीएसएस फाइल हो गई, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई, आपके इमेजेस हो गए, आपके फॉन्ट हो गए, आपके वीडियोस हो गए, तो मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को सीडीएन के अंदर स्टोर करके रख सकता हूं। पर बाकी जो यूजर की डिटेल्स है, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करके नहीं रखूंगा। ओके, तो अब जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भैया ये सब कुछ मेरा स्टैटिक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा मतलब जो कि चेंज नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्त, क्या आप जब एक बार अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देते हैं, तो क्या उसके बाद आप कभी भी अपनी सीएसएस को चेंज नहीं करते हो? बताइए, क्या मैं अपने इसका मान लो कल को मुझे स्ट्राइक में कुछ नया फॉन्ट डालना है या इसके कलर को मुझे ब्लू करना है, तो मुझे अपनी सीएसएस फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने अगर अपनी सीएसएस की फाइल के अंदर चेंज करा है, वो सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे ओरिजिनल सर्वर के पास होंगी। हाँ, तो मान लो मैं वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ stack.in, मैंने इसको रिक्वेस्ट मारी, हाँ, इसने कहा मेरे पास stack.in की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसने आपको लाके दे दी। लेकिन जो आपकी ओरिजिनल है, मान लो आपने अपनी ओरिजिनल सीएसएस में चेंज कर लिया है, जिसके कलर को आपने ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड कलर को, लेकिन यहां पे अभी भी आपकी सीएसएस फाइल कैसे दिखा रही है, ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड दिखा रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? ये ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं है, आपने रिक्वेस्ट मारी, इसने बोला मेरे पास स्टैक.in की इंफॉर्मेशन है, मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूं, यहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल सर्वर में आपने अपनी सीएसएस फाइल को चेंज कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्त? बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या करता हूं कि जो हमारी एचटीएमएल फाइल है, मैं उसको कैच नहीं कराता। किसको? जो हमारा एचटीएमएल फाइल है। क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो इस यूजर को मेरी वेबसाइट को विजिट करना है, तो ये इस पे जाएगा, ये सीधा पहले एचटीएमएल फाइल को रिक्वेस्ट करेगा इससे, और ये आपको एचटीएमएल फाइल लाके देगा। ऐसे करके इसको रिस्पांस में मिला आपकी एचटीएमएल फाइल। हर बार आपकी एचटीएमएल फाइल को ये कभी कैच नहीं करेगा। एचटीएमएल फाइल पे ही जाके ये देख सकता है कि भैया आपको कौन-कौन सी सीएसएस चाहिए। तो मान लो इसने लिखा style.css, index.jss, तो ये इस सर्वर पे आएगा, देखेगा यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल प्रेजेंट है जिसका नाम style.css है, ये बोलेगा बिल्कुल है। क्या मेरे पास कोई जेएस फाइल प्रेजेंट है जिसका नाम index.js है, ये बोलेगा बिल्कुल है। तो ये डायरेक्ट आपको सर्व कर देगा। ओके, मान लो अगर आपको कोई वीडियो देखना है, तो क्या मेरे इस सर्वर के अंदर वीडियोस 1 प्रेजेंट है, तो आपको इसने वीडियोस 1 दिखा दी। ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? इस एचटीएमएल फाइल के अंदर। अब मान लो मैंने यहां पे सर्वर पे जाके अपनी नई सीएसएस को अपग्रेड किया है। ओके, अपनी नई एचटीएमएल फाइल के अंदर फिर मैं चेंज करूंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भैया मेरी सीएसएस फाइल चेंज हुई है? मान लो यहां पे मैंने सीएसएस के अंदर कुछ चेंज करा है, ओरिजिनल वाले के अंदर, इसके कलर को मैंने ब्लू कर दिया है। तो इसको कैसे पता चलेगा? इसको कैसे पता है? इसी एचटीएमएल फाइल की हेल्प से। कैसे? जैसे ही आपने अपनी सीएसएस के अंदर कुछ भी चेंज करा, प्लीज इसके वर्जन को चेंज कर दें। वर्जन मतलब इसके नेम को चेंज कर दें। तो मान लो अब इसने इसका नाम रख दिया है ये स्टाइल वर्जन डॉट सीएसएस। तो मान लो ये यूजर है, इसने बोला भैया मुझे कोडर आर्मी को स्टाइल को विजिट करना है, यहां पे रिक्वेस्ट मारी, एचटीएमएल हमेशा आपकी यहीं से आएगी, तो एचटीएमएल यहीं से आएगी, यहां आया, इसको सर्व हुआ। इस फाइल के अंदर क्या लिखा है कि भैया मुझे आपके कौन-कौन सी फाइल चाहिए? मुझे आपके सीएसएस फाइल चाहिए और जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए। तो इसने बोला सीएसएस कौन सी चाहिए? स्टाइल v1 डॉट सीएसएस, ऐसे करके कि मुझे ये वाली सीएसएस चाहिए। तो इसने इसको रिक्वेस्ट मारा कि मुझे ये वाली सीएसएस लाके दे दे। इसने बोला ये वाली सीएसएस तो है नहीं, क्योंकि इस फाइल का नाम अलग है, इसका नाम अलग है, तो वो इसको डिलीट मार देगा और यहां से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे ये वाली सीएसएस लाके दो। अब उसको ये लेटेस्ट सीएसएस यहां पे मिल गई और उसने वही सीएसएस यहां पे लाके भी इसको दे दी। जावास्क्रिप्ट में क्या आपका कोई चेंज हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट को वाली फाइल को ये डायरेक्ट यहां से सर्व आपको कर सकता है। इसलिए यहां पे कहते हैं कि भैया जब भी आप चेंजेस करते हैं, तो आप अपने उसके अंदर वर्जनिंग का नाम दीजिए। ये वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मान लो अगर मैं कल को अपनी सीएसएस फाइल के एक और चेंज करता हूं, तो हम क्या करेंगे? अपनी सीएसएस फाइल का वर्जन को चेंज करते रहेंगे। और हाँ, जो आपके रिएक्ट वगैरह जब भी आप प्रयोग करते हो, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चेंजेस आपके लिए करता रहता है, आपको बिहाइंड द सीन पता भी नहीं है। लेकिन आज आपको पता चला कि हाँ, यहाँ पे बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा है। अब सवाल ये है, तो क्या ये कभी भी आपकी एचटीएमएल फाइल को चेंज हमेशा यही रिक्वेस्ट मारेगा स्टैक.इन के ऊपर, सर्वर के ऊपर, यहां से इसके ऊपर लोड ही नहीं बढ़ेगा? खुद सोचो ना, हर बार यहाँ पे एचटीएमएल फाइल के लिए तो हमेशा रिक्वेस्ट जा ही रही ना, क्या इससे लोड ही नहीं बढ़ेगा? अब यहाँ पे एक और सवाल आता है जो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैं चाहता हूं मेरे सर्वर के ऊपर उतना लोड ना बढ़े, अगर मैं स्टैक की बात करूं, हम रियली कितने ही चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट में हर रोज? डेली तो मैं कोई चेंज नहीं करता अपनी वेबसाइट के ऊपर, एचटीएमएल कंटेंट के ऊपर। लगभग आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो वैसी दिखती है। हाँ, एक हफ्ता 2 हफ्ते में कोई अपडेट आता होगा। हाँ, तो मैं हर एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे अपने मेन सर्वर को काहे डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ये गलत चीज नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो मैं हर एक हफ्ते में अपनी एचटीएमएल फाइल को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जब भी अपनी एचटीएमएल फाइल इसको दूंगा, मान लो ये मेरी एचटीएमएल फाइल है, इसने मुझे रिक्वेस्ट मारी, मैंने इसको दे दिया अपनी एचटीएमएल फाइल, मैंने कहा यार तू ना इसको भी स्टोर करके रख ले, और इसका टीटीएल सेट कर दिया 7 डेज, कि 7 डेज के बाद इसको इनवैलिड कर देना, 7 डेज के बाद तुम मेरे से नई एचटीएमएल फाइल मांगना।
तब तक तो इसी फाइल से यूजर का काम चला। ये भी हम करते हैं ताकि हमारा क्या हो, इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टीटीएल, टोटल टाइम टू लीव, कि मैंने जो आपको एचटीएमएल फाइल दी है उसको आपको 7 दिन तक जिंदा रखना है। वही सेम मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकता हूं, इमेज के साथ भी कर सकता हूं, फॉन्ट के साथ भी, वीडियो के साथ भी, कि भैया इस वीडियो को जो आप स्टोर करा के रख लो, मैं आपके पास इतने दिन का टीटीएल है, इसके बाद अब आप उसको डिलीट कर देना। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, मेरे को क्या बेनिफिट मिला, आपने रिक्वेस्ट मारी, एक बार इसको मिल गया। अब ये यूजर जब रिक्वेस्ट स्ट्राइक को विजिट करने की कोशिश करे, ये डायरेक्ट इसको दे देगा इसके टीटीएल को देखते हुए। ओके, अब इसको बार बार यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस सर्वर के ऊपर कम से कम लोड पड़ेगा। मजा आया सुन के? हाँ भैया। अब मान लो यहां पे एक और प्रॉब्लम, ऐसी तो सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब मान लो कल को यार, मान लो मेरी वेबसाइट के अंदर कोई बग आ गया, मैंने फटाफट से चेंजेस मारे अपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, मैंने कुछ चेंजेस वगैरह करे। ओके, तो मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कुछ दिक्कत थी, मैंने यहां पे तो चेंज कर लिया। अब वो चेंजेस तो सिर्फ मेरे स्टैक डॉट इन के अंदर ही है, वो चेंजेस तो मेरे सिर्फ स्टैक डॉट इन, क्योंकि यही मेरा ओरिजिनल सर्वर है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि भैया ओरिजिनल जो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर चेंज हो चुके हैं? ये यूजर जब भी रिक्वेस्ट मारेगा, ये तो उसको पुरानी वाली एचटीएमएल फाइल लाके देगा। तो इसको हम कैसे हैंडल करें? तो यहाँ पे मान लो जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर है आपका, अमेजॉन का एडब्ल्यूएस फ्रंट है, जो भी आपका क्लाउडफ्लेयर है, जो भी है, वो आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। डैशबोर्ड, वहां पे जाके आप वहां पे अपनी फाइल की एंट्री करा सकते हैं। आप वहां पे जाके बोल सकते हैं कि यार जितने भी आपके सीनियर सर्वर हैं, प्लीज उनको जाके बता दें कि जो उनका पुराना वाला टीटीएल है उसको हटा दें, क्योंकि मेरे पास बग आया है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, इसको चेंज करना है। तो वहां पे हर एक को बता दो कि भैया आपको अपनी एचटीएमएल फाइल को क्या मानना है, अपग्रेड करना है। गोल क्लियर है? कहां से? इनके डैशबोर्ड की हेल्प से। क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड हो, किसको आप डायरेक्ट उसको बोलो, वो इन सर्वर से बात कर लेगा, वो सर्वर फटाफट से वो चेंजेस को कर देंगे, और इस तरीके से आप स्मूथली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपका जो वीडियोस है, क्या आपका वीडियो बहुत ज्यादा चेंज होता है? वीडियो तो सबके लिए सेम ही है, तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करा के रख सकता हूं, क्योंकि वो स्टैटिक कंटेंट है। अब आप मुझे बताइए कि जो मेरा कमेंट्स है, वीडियो के नीचे कमेंट होता है, वो कैसा डेटा होता है? वो स्टैटिक डेटा होता है या फिर वो आपका डायनेमिक डेटा होता है? जो आपके कमेंट्स होते हैं वीडियो के नीचे, भैया वो बार बार मेरे चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो मान लो कोई वीडियो को मैंने रिक्वेस्ट मारी, इसने मुझे वीडियो दिखा दी यहाँ पे। ओके, क्योंकि वीडियो इसके पास थी। अब वीडियो के नीचे तो मैं कमेंट भी करता हूं। ओके, तो ये कमेंट के लिए रिक्वेस्ट मारेगा कि भैया मुझे कमेंट दिखा। तो क्या ये कमेंट को भी कैच करके रखेगा? क्या ये इन कमेंट्स को, जो इस वीडियो के कमेंट्स है, क्या ये उनको भी कैच करके रखेगा? पर वो कमेंट्स तो बार बार चेंज हो रहे हैं। अब अगर ये बार बार सीरियल सर्वर यहां पे जाके ओरिजिनल सर्वर से डेटा मांग रहा है कि भैया मुझे कमेंट्स आके दो, और ये भी मांग रहा है हर बार, तो ये सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा यार। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों को ये मिथ रहता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स का एक डिटेल्स फिक्स कर देते हैं 30 सेकंड का, कि भैया जो भी कमेंट्स मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मारूंगा, 30 सेकंड तक उस कमेंट को स्टोर करके रखूंगा, ताकि अगर कोई और यूजर भी है उसको भी मैं सेम कमेंट ही दिखा पाऊं। 30 सेकंड का डिटेल बहुत कम है, क्योंकि 30 सेकंड बाद ये वाला कमेंट एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट मारोगे, ये ओरिजिनल सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेगा, वो आपको लेटेस्ट कमेंट लाके देगा, फिर से आप 30 सेकंड का डिटेल लगा सकते हो, और इस तरीके से आप उस चीज को सर्व कर सकते हो, जिससे कि आपके मेन सर्वर पे कम लोड पड़ेगा। आपको लग तो रहा है कमेंट्स जाने में क्या, क्योंकि बार बार चेंज हो रहे कमेंट्स। हाँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं बार बार अंधाधुंध चेंज करता रहूं, हर बार मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूं, उससे क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। अगर मैंने पिछले 30 सेकंड के कमेंट अगर यूजर को ना भी दिखा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यूजर को, इतना क्रिटिकल तो है नहीं। हाँ, तो मैं 30 सेकंड का क्रिटिकल दिखा सकता हूं कि 30 सेकंड पहले जो भी कमेंट्स आते हैं मैं वही दिखा रहा हूं तुम्हें। हाँ, तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कैच कर सकता हूं। सेम आप लाइक क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमें सोचना है कि किस चीज को मैं किस तरीके से हैंडल करता हूं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बीबीसी का, बीबीसी आपने देखा होगा, एक न्यूज आर्टिकल है, तो उसका जो होम पेज है वो कितनी ज्यादा चेंज होता है हर 5 हर 10 मिनट के बाद। हाँ जी, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या सीरियन को उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना चाहिए, या फिर हर बार मेन सर्वर को रिक्वेस्ट माननी चाहिए? आप मुझे बताइए, उसका जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे है। तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हर 5 मिनट के बाद ये इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो मैं हर 5 मिनट के बाद उसका होम पेज चेंज हो रहा है, तो मैं उसके लिए उसके होम पेज के लिए 5 मिनट का डिटेल लगा दूं। यहाँ पे मैंने सीरियल का तो उसको आराम से स्टोर कर दिया। हाँ जी, और यूजर को दिखा दिया। 5 मिनट के बाद वो ऐसे भी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद मैं मेन सर्वर को रिक्वेस्ट मार के नई फाइल डाल दूंगा। 1-2 मिनट पुरानी न्यूज अगर आप पढ़ भी लोगे, आपको क्या ही जाएगा। तो इसी तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि जो डेटा मैक्सिमम यूजर के लिए सेम होने वाला है उसको मैं कैच करके रखूं, जो मैक्सिमम यूजर के लिए अलग जो डेटा होने वाला है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम होता है यूट्यूब का, उसको मैं यहाँ पे कैच करके ना रखूं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आएगा। अब मैं आपसे एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके दिमाग को खुलेगा। मान लीजिए मैंने यहां से रिक्वेस्ट मारी वीडियो के लिए, इसने मुझे वीडियो को शो करा दिया। ओके, मान लो ये जो वीडियो है ये कोई पेड वीडियो है, इसको सिर्फ पेड यूजर ही देख सकते हैं। कौन देख सकता है? पेड यूजर ही देख सकता है।
सीरियन को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से पेड यूजर कौन है? कैसे पता चलेगा? मान लो ये पहला वाला ने रिक्वेस्ट मारी, आपके लिए वीडियो 1 लेके आया, आपको दिखा दिया। इसने भी बोला मुझे भी वीडियो 1 दिखना है। सीरियन सर्वर क्या इसको वो वीडियो दिखाना चाहिए? जबकि इसने पेमेंट नहीं करी है। ये कैसे इसको वेरीफाई कर पाएगा कि ये असली यूजर है भी या नहीं है? तो यहां पे क्या होता है, आप लेके आते हैं टोकन्स। टोकन तो आपने पढ़ा होगा ना, हाँ, कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपको एक टोकन दिया जाता है। तो टोकन कौन असाइन करता है आपको? सर्वर असाइन करता है। तो टोकन आपको मिल गया। अब ये जो टोकन क्रिएट करेगा, ये इसको प्राइवेट की पब्लिक की से करेगा कि अपनी प्राइवेट की से ये इसको साइन करेगा, जो भी आपका टोकन होगा, और ये सीरियन को वो आपकी पब्लिक की दे देगा, जिससे ये वेरीफाई कर सकता है। ओके, तो ये टोकन लाके इसको देगा, अपनी पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है ये टोकन वैलिड है या नहीं है। आप कर सकते हैं ना प्राइवेट की पब्लिक की का आंसर, मैं आपको पहले भी पढ़ाया था। हाँ जी, इसने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये टोकन बिल्कुल वैलिड है, और अब जाके ये आपको ये इस वीडियो को सर्व करा सकता है। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपने देखा होगा ना बहुत सारी जो यूट्यूब के अंदर वीडियोस प्रेजेंट होती हैं, ओके, जहां पे कि मेंबर्स ओनली वीडियोस हो गई। हाँ जी, तो जो मेंबर्स है सिर्फ उसी को सर्व कराना है। तो सीरियन के पास असली यूजर का डेटा तो है ही नहीं, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली यूजर है या नहीं है। तो वहां पे हम टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि भैया मैंने प्राइवेट की से उस डेटा को साइन किया, डिजिटली साइन किया है, तो पब्लिक की से मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूं। तो अगर आप उस टोकन को लेके आओगे, आपको वेरीफाई कर सकता है ये पेड यूजर है या नहीं है, आपको उसके बाद उस वीडियो को सर्व कर देगा। इस तरीके से चीजों को सोचा जाता है दोस्त। अब आपके लिए एक डाउट है कि यहां पे जो मेरे ये सीरियन सर्वर हैं, अभी तो मैंने आपको सिंपल सा एक सर्वर बताया, ये आपके मल्टीपल वे में प्रेजेंट होते हैं, एक हायरार्की वे में। कैसे? कि सबसे पहले आपके सिटी लेवल के ये बहुत सारे सीरियन सर्वर प्रेजेंट होते हैं, फिर आपके रीजनल लेवल पे सर्वर प्रेजेंट आते हैं, फिर आपके ओरिजिनल लेवल पे सर्वर प्रेजेंट आते हैं, और फिर जाके लास्ट में आप एक्चुअल सर्वर पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये नॉर्मल एज ए सर्वर होते हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं एज सर्वर। आप इनको रिक्वेस्ट मारते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट इस एज सर्वर को मारोगे, ये सीरियन का होगा। ओके, अगर इस एज सर्वर के पास डेटा नहीं हुआ तो ये रीजनल सीरियन सर्वर को रिक्वेस्ट मारता है, डायरेक्ट उसको नहीं मारेगा। ओके, फिर अगर इसके पास भी डेटा नहीं हुआ तो ये ओरिजिन सर्वर को रिक्वेस्ट मारता है, और इसके पास नहीं हुआ तो जो आपका एक्चुअल में कौन है, जो आपका स्ट्राइक डॉट इन है, उसको ये रिक्वेस्ट मारता है। इस लेवल पे ये चलते हैं। ये आपका एस सर्वर हो गया, ये आपका रीजनल, और ये आपका ओरिजिनल सीट सर्वर हो गया, और ये आपका स्ट्राइक डॉट इन का सर्वर हो गया। इस तरीके से अब आपको बताना कि ये फ्लो हमने यहां पे क्यों बनाया होगा। और ये जो सीरियन आपके होते हैं, ये आपकी वेबसाइट को बहुत तरीकों से प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपके लिए फायरवॉल की तरह भी काम करते हैं, आपको डीडोस अटैक से भी बचाते हैं। मान लो अगर आपकी वेबसाइट को कोई भी विजिट करना चाहता है, तो आप अपना ओरिजिनल आईपी एड्रेस दे ही नहीं रहे हो। आप किसका आईपी एड्रेस दे रहे हो? आप अपने सीरियन का आईपी एड्रेस दे रहे हो, क्योंकि आपके ओरिजिनल सर्वर को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ आपका सीरियन वाला सर्वर ही आपके उसको एक्सेस कर पा रहा है। ओके, तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि मैंने अपने सर्वर की आईपी एड्रेस को पब्लिक नहीं किया, उसको मैंने सिर्फ सीरियन सर्वर को ही बताया, बाकी किसी को नहीं बताया। तो अगर आप रिक्वेस्ट मारोगे तो आप सीरियन सर्वर को रिक्वेस्ट, सीरियन सर्वर आपके पास जा रहा है। तो अगर आपके उसमें कभी अटैक वगैरह भी होते हैं, तो हर कोई अटैकर इसी सीरियन सर्वर के आएगा। ये सर्वर इतने कैपेबल होते हैं, उन सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। अगर उसे लगा यहाँ पे कोई अटैक हुआ है, उनको एनालाइज करके रिजेक्ट कर सकते हैं, रेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरियन सर्वर का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। अगर मान लो कभी हैकर को गलती से पता चल भी गया कि आपके ओरिजिनल सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ पे फायरवॉल को भी क्रिएट कर सकते हैं। फायरवॉल कुछ नहीं होता, आप सिंपल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि मैं सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट इन्हीं सीरियन सर्वर को दूंगा। अगर किसी और आईपी एड्रेस से कोई मुझसे डेटा मांगता है, मैं उसको सर्व नहीं करूंगा। तो इस तरीके से हमने वहां पे एक फायरवॉल भी क्रिएट कर दी। मैंने कहा फायरवॉल क्या है कि आपने यहाँ पे अपने सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि अगर मुझे इन इन सर्वर से रिक्वेस्ट आती है, मैं उन्हीं को फुलफिल करूंगा। उन सर्वर के अलावा अगर किसी और से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं उनको फुलफिल नहीं करूंगा, मैं सीधा उनको रिजेक्ट मार दूंगा। और ये आपको फायरवॉल की तरह भी आपका काम कराता है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा, सीरियन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए होमवर्क ये है, आपके पास YouTube होता है, YouTube के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बताइए कौन सा आपका डायनेमिक डेटा है, कौन सा आपका स्टैटिक है, कौन सा डेटा हमारी सीरियन को कैच करना चाहिए और कौन सा डेटा हमारी सीरियन को कैच नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन बोला है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।